आप 7 बार कश्मीर में पोस्टेड रहे, तो तब के कश्मीर में और अब के कश्मीर में क्या डिफरेंस है? जहां अमरनाथ यात्रा के अंदर लाख लोग नहीं होते थे, आज ऑलरेडी 4 लाख इस साल के लिए क्रॉस हो गए। रिकॉर्ड नंबर्स में लोग वहां पर आ रहे हैं। कई लोग जो सुरक्षा घेरा है उसको तोड़ करके आके मुझसे मिले और कईयों की आंखों में आंसू थे कि 20-25 साल से हम यहाँ पे कभी पाकिस्तान का झंडा और कभी अलग अलग किस्म के झंडे को देखते थे, आज हमने तिरंगे को फहराया देखा। मेरे लिए तो बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट था। मनोज सिन्हा साहब के साथ मिलकर के हम दोनों ने हरी पर्वत के ऊपर झंडा लगाया था, जो कश्मीर का सबसे ऊंचा झंडा था। वो भी एक मेरे लिए बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि लाल चौक तो सिंबॉलिक भी है, हरी पर्वत के अंदर जो तिरंगा है वो चारों तरफ से कश्मीर के अंदर नजर आता है। ये हाल ही में ऑपरेशन महादेव हुआ जिसमें उन तीनों टेररिस्ट को मार गिराया गया। उस ऑपरेशन के बारे में सर अगर आप कुछ ब्रीफ कर सकते हैं। फिर जो 9 और 10 को हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि अमेरिका ने भी या कोई और दूसरा ऐसा बड़ा देश नहीं है जिसने एक दूसरे देश के पास एक रात के अंदर 25 मिनट के, कई बार लोगों ने मुझसे भी ये सवाल पूछा और गवर्नमेंट से पूछते रहे, आर्मी से पूछते रहे कि जिन लोगों ने ट्रिगर दबाया हमें अब वो भी चाहिए। महादेव के अंदर ये चीज़ भी, ऑपरेशन महादेव में ये चीज़ भी अचीव हो गई। सर जब भी आपके नाम का जिक्र होगा तो एक कैंपेन का नाम हमेशा आएगा, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ वायलेंस। वो कैंपेन आपने स्टार्ट किया था घाटी में, वैली में और पूरे कश्मीर में। उस कैंपेन के बारे में थोड़ा सा बताइए। क्यों ऐसा होता है कि हम आज 100 टेररिस्ट को मारते हैं और 100 और पैदा हो जाते हैं। एक यूथ जिसको उसको माँ बाप लेके आते थे हमारे पास कि मेरा बच्चा अब टेररिस्ट बनने की कगार पे है, आप उसको सुधार दें। मुझे लगता है इसका असर हमें वहाँ देखने को मिला। जब हम पिछले आंकड़े उठाते हैं तो देखा जाता था पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार कश्मीर में घाटी में देखने को मिलती थी, उसमें एक बहुत बड़ा डिप आया। जब एक टेररिस्ट मारा जाता है तो उसकी जो बॉडी को दफनाते हैं, क्या वो भी उसको एक ग्लैमराइज करके उसको यूज़ किया जाता है? नमस्कार, मैं हूं विशाल उपाध्याय और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। इस वक्त है मेरे साथ मौजूद एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कश्मीर में एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया जिसका नाम था ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ वायलेंस। जी हाँ, जिन्होंने भारत को दिए 39 साल। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। सर आपने इंडियन आर्मी में 3 दशक से ज़्यादा लंबे समय तक काम किया और उसके बाद आप 7 बार कश्मीर में पोस्टेड रहे, तो तब के कश्मीर में और अब के कश्मीर में क्या डिफरेंस है? 4 दशक, 2-2.5 साल और ऐड कर दो उसमें, 3 दशक नहीं, बहुत लंबा समय मैंने नौकरी करी है। मगर कश्मीर के अंदर हाँ 7 टेन्योर काटे हैं। और जो मैंने कश्मीर 1990 में देखा था जब मैं पहली बार गया था, और आज के कश्मीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज जैसे हम मनोज सिन्हा जी के लिए यहाँ पर आए हैं, बट आपको मैं इनके 5 साल के जो बदलाव है उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। जो एक पीस का जो माहौल है आज की तारीख में जो बहुत अच्छा है। 5 साल पहले आम तौर पे आपको सड़क के ऊपर पथराव और काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटी, टेररिज्म की एक्टिविटी होती थी जम्मू कश्मीर के अंदर, मगर आज उस मामले में पीस है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर जो प्रोग्रेस हुई है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा ये लगता है कि जो एक पीपल फ्रेंडली अप्रोच, लोगों के बीच में जाके काम करना और उनके बारे में काम करना, इसके ऊपर जो फोकस रहा है ये एक बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और आज की तारीख, आज कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता फ्री जहाँ भी मर्जी आए वहाँ घूमती है। टूरिज़्म के मामले में आप देखिए, जहाँ अमरनाथ यात्रा के अंदर लाख लोग नहीं होते थे, आज ऑलरेडी 4 लाख इस साल के लिए क्रॉस हो गए। रिकॉर्ड नंबर्स में लोग वहाँ पर आ रहे हैं। सर आपकी एक अहम भूमिका रही 15 अगस्त 2021 में कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया। उस मोमेंट को अगर आप रिकॉल करें, कैसी वो स्थिति थी, क्या हुआ, तो उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने नहीं झंडा फहराया, बट लोगों ने झंडा फहराया। वो एक माहौल पैदा होता है जब तिरंगे के प्रति लगाव लोगों के बीच में हो। उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी, और जो तिरंगा था नेशनल सिंबल से देश के बारे में जो बात करना था, देश के बारे में जो कार्रवाई करनी थी, उन चीज़ों को हमने धीरे धीरे एक लोगों के बीच में पहुंचाया और ये जाना कि एक आम आदमी को भी तिरंगे से बहुत लगाव है। और ये जब जोश भर के आया तो 15 अगस्त 2021 के अंदर लोगों ने खुद आकर के उस लाल चौक के ऊपर तिरंगे को लगाया, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं जब गया उस मोमेंट के ऊपर, दिन में भी गया और रात को गया, कई लोग मुझे मिले जो मुझे पहचानते थे, क्योंकि मैं वहाँ पे कोर कमांडर था, तो एक आम जनता मुझे पहचानती थी। और
कई लोग जो सुरक्षा घेरा है उसको तोड़ करके आके मुझसे मिले और कईयों की आंखों में आंसू थे कि 20-25 साल से हम यहाँ पे कभी पाकिस्तान का झंडा और कभी अलग अलग किस्म के झंडे को देखते थे, आज हमने तिरंगे को फहराया देखा। मेरे लिए तो बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट था। और उसी दिन एक्चुअली मनोज सिन्हा साहब के साथ मिलकर के हम दोनों ने हरी पर्वत के ऊपर झंडा लगाया था, जो कश्मीर का सबसे ऊंचा झंडा था। वो भी एक मेरे लिए बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि लाल चौक तो सिंबॉलिक भी है, हरी पर्वत के अंदर जो तिरंगा है वो चारों तरफ से कश्मीर के अंदर नज़र आता है, राइट। सर, हाल ही में हम सब ने देखा 22 अप्रैल को पहलगाम में अटैक हुआ और उसके बाद उस अटैक का अवेंज करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। उसके बाद अभी हाल ही में ऑपरेशन महादेव हुआ, जिसमें उन तीनों टेररिस्ट को मार गिराया गया। उस ऑपरेशन के बारे में सर अगर आप कुछ ब्रीफ कर सकते हैं। देखिए, ये जो आतंकवाद की जो मार है हमारे देश को तकरीबन कई सालों से, 3 दशकों से तो डायरेक्टली हम उसको सह रहे हैं, मगर ये जो पहली बार एक ऑपरेशन जिस तरह किया गया ऑपरेशन सिंदूर, 22 अप्रैल को जो एक दहशत का कांड हुआ, बहुत ही ब्रूटल नरसंहार ही हम जिसको मानेंगे, क्योंकि 26 लोगों की जानें गई, वो भी धर्म के नाम के ऊपर गई। उसका जो एक बदला लेना था, एक मिलिट्री मिशन होता है, वो हमारी सरकार ने हमारी देश की सेना को दिया और उसको बड़ी बखूबी के साथ में 6-7 तारीख को हमारे देश ने अंजाम दिया, देश की सेना ने अंजाम दिया। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो देश का रोष था कि जिन लोगों ने इस काम को 22 अप्रैल को अंजाम दिया, उनके पीछे के हाथों को कुछ न कुछ चोट पहुँचे और वो इस चीज़ को अंजाम दिया। मगर पाकिस्तान की जो नीयत है वो समझ में नहीं आता उनको एक थोड़ा सा एक और बड़ा झटका चाहिए था। वो एक मिलिट्री लेवल के ऊपर उन्होंने आने की कोशिश करी। फिर जो 9 और 10 को हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि अमेरिका ने भी या कोई और दूसरा ऐसा बड़ा देश नहीं है जिसने एक दूसरे देश के पास एक रात के अंदर 25 मिनट के भीतर 11 ठिकानों के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन होते हैं, एयरफील्ड्स हैं, उनके बहुत ही ज़रूरी संस्थान थे, महत्वपूर्ण संस्थान थे, उनके ऊपर हमला किया और डिस्ट्रॉय किया। और हम नहीं इस चीज़ को बता रहे, दुनिया बता रही है, सैटेलाइट पिक्चर्स लगा रहे हैं, लोग उसके बारे में बात करते हैं। और पाकिस्तान को एक्चुअली घुटने टेकने पड़े और वो सीज़फायर के लिए आया। ये एक अलग मिशन था, उसके ऊपर एक मिलिट्री मिशन था, और उससे मुझे लगता है कि हमारे देश को के दिल के अंदर एक थोड़ी संतावना पहुंची होगी इसके बाद। कई बार लोगों ने मुझसे भी ये सवाल पूछा और गवर्नमेंट से पूछते रहे, आर्मी से पूछते रहे कि जिन लोगों ने ट्रिगर दबाया, हमें अब वो भी चाहिए, ठीक है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि ट्रिगर वाले से ज़्यादा ज़रूरी ट्रिगर को चलवाने वालों के ऊपर जोर पड़ना चाहिए। मगर महादेव के अंदर ये चीज़ भी, ऑपरेशन महादेव में ये चीज़ भी अचीव हो गई। सुरक्षा बलों को ये कि बहुत तारीफ़ करनी पड़ेगी कि 90 दिन 95 दिन लग करके उन्होंने ये यकीन किया कि ये जो टेररिस्ट आतंकवादी थे बाहर न जा सके, और लग करके इन्होंने जंगलों में छांक माक मतलब ढूंढ करके इन 3 आतंकवादियों को मारा। मुझे तो लगता है जितनी सेटिस्फेक्शन मुझको हुई उतनी ही खुशी मेरे ख्याल से पूरे देश को ही होगी। सर, जब भी आपके नाम का जिक्र होगा तो एक कैंपेन का नाम हमेशा आएगा, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ वायलेंस। वो कैंपेन आपने स्टार्ट किया था घाटी में, वैली में और पूरे कश्मीर में। उस कैंपेन के बारे में थोड़ा सा बताइए। या ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ क्या हुआ, जब मैं आया वहाँ पर तो मुझे ये चीज़ लगी कि क्यों ऐसा होता है कि हम आज 100 टेररिस्ट को मारते हैं और 100 और पैदा हो जाते हैं। तो मुझे टेररिस्ट मारना ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगा, मुझे लगा ये तो हम काम कर ही लेंगे, मगर टेररिस्ट न बने वो बहुत ज़रूरी था। और उसके अंदर इसमें मेरा श्रेय तो चलो ठीक है, एक सोच, एक रणनीति थी जो मेरी वो चलाई, मगर इसमें मनोज सिन्हा साहब का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इसमें एक पॉलिटिकल डिमेंशन भी आ जाता है, ठीक है। आपने लोगों के साथ मिलना है, वो मिलिट्री का काम नहीं होता। और उन्होंने इस चीज़ की बहुत खुली छूट दी और हम लोगों के बीच में जा कर के मिले। उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी समझा कि आपके बच्चे अगर गलत रास्ते पे जाते हैं तो उनके साथ में क्या होगा। और कई चीज़ें हमने करी, और कई चीज़ें थोड़ी खुफिया भी हैं, कई चीज़ें ओपन डोमेन में हैं। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उस 1 साल के अंदर यूथ को ये समझ में आ गया कि जो उसको पाकिस्तान और हमारे देश के अंदर जो 0.5 जो थ्रेट वाले लोग हैं, वो जो उसको गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं बनिस्बत की हमारे यूथ के फ़ायदे के लिए। तो यूथ और उसके परिवार जो बुज़ुर्ग लोग थे,
जब उन्होंने ये चीज़ समझना शुरू किया तो एक रिक्रूटमेंट कम होती चली गई और कई प्रोग्राम करे हमने, एजुकेशन करा, स्पोर्ट्स के अंदर गए, हमने जो आर्मी की सद्भावना है उसको एक फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर से शिफ्ट करके एक दिल के अंदर जाने की बात और एक सही रास्ते पे लेके जाने की बात के ऊपर कार्रवाई शुरू करी और कई प्रोग्राम इसके अंदर छोटे हमने चलाए। बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम था, उसका नाम था सही रास्ता, जो एक डी-रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम था, जिसके अंदर एक यूथ जिसको उसको माँ बाप लेके आते थे हमारे पास कि मेरा बच्चा अब टेररिस्ट बनने की कगार पे है, आप इसको सुधार दें। वहाँ से लेकर के और कई काम हमने ऐसे किए कि जो रिक्रूटमेंट है वो कम हुई, तो टेररिस्ट भी मारे गए, फॉरेन टेररिस्ट मारे गए, लोकल टेररिस्ट भी कुछ मारे गए, मगर हमने अपने लोकल जो यूथ थे उनको टेररिस्ट बनने से रोका। सर मुझे लगता है इसका असर हमें वहाँ देखने को मिला जब हम पिछले आंकड़े उठाते हैं तो देखा जाता था पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार कश्मीर में घाटी में देखने को मिलती थी, उसमें बहुत डिप आया और आज की डेट में 0 हो गया है वो आंकड़ा। तो सर जब इस तरीके का कैंपेन लीड करना पड़ता है तो आप लोग के लिए कैसे चैलेंजेस रहे जब जहाँ पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार इतने लंबे समय से इतने ज़्यादा बार हुई और उसके बाद एकदम से डिप आया, तो कौन से वो फैक्टर्स थे जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी ने कदम उठाए? ये सबसे बड़ा था सिनर्जी होता है सभी सुरक्षा बलों के बीच में एकजुट होकर के काम करने की प्रक्रिया, और जिसमें एक पॉलिटिकल भी हिस्सा एक शामिल हो जाता है। ये जब हमने तीनों चारों ने मिलकर काम करना शुरू किया, पैसे कहाँ से आते हैं, लोग पत्थर क्यों फेंकते हैं, क्या ड्रग्स के पीछे है, क्या 500 रुपये का नोट पीछे है, क्या एक रेडिकलाइजेशन उसके पीछे है, क्या एजुकेशन उसके पीछे है, क्या ग्लैमर उसके पीछे है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक आदमी को एक्साइट करती हैं। क्या जब एक टेररिस्ट मारा जाता है तो उसकी जो बॉडी को दफनाते हैं, क्या वो भी उसको एक ग्लैमराइज करके उसको यूज़ किया जाता है। तो हम कई लेवल के ऊपर धर्म के रास्ते पे भी इन सब चीज़ों को सम्मिश्र करके जब ये एनालाइज किया कि किन किन चीज़ों से हो रहा है, तो हर उस कड़ी को हमने काटने की, तोड़ने की, चेंज करने की कोशिश करी। और वो जाहिर है वो ज़मीन पे इसलिए नज़र आया क्योंकि अगर आप जिसे खुद ही बता रहे हैं और ये जग जाहिर है, आज आप चले जाएं कहीं भी तो आपको सुरक्षा बल के लोग कम नज़र आते हैं, पथराव नहीं होता है, लोग, एक आम आदमी अपने बच्चों के लिए अच्छा जीवन चाहता है। पहलगाम अटैक के बाद सर क्या लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में वापस से वो डर आया, और हालांकि अब ये टूरिस्ट ने आना वापस से स्टार्ट कर दिया है, बट अब वापस टूरिस्ट वहाँ जाएं, पहलगाम इतनी बड़ी टूरिस्ट स्पॉट है कश्मीर का, तो लोगों में, आम जनता में इस फियर को कम करने के लिए क्या हो सकता है? देखिए उस मौके पर अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि जनता बहुत डरपोक हो जाती है, घबरा जाती है, मगर मुझे मालूम है कि हमारे भारत की देश की जनता कहीं डरती नहीं है। आप रोड के ऊपर ड्राइविंग को देख लो, चाहे रिमोट इलाके के अंदर जाने की क्षमता देख लीजिए। अब बाबा अमरनाथ यात्रा की जो यात्रा होती है, जो इतनी कठिन होती है और मुश्किल होती है, कई लोग अपनी जानें गंवा देते हैं। हमारा देश का नागरिक कहीं डरता नहीं है, राइट। और कश्मीर आपका इलाका है, हमारे देश का इलाका है, कश्मीरी हमारे लोग हैं। अगर हमने वहाँ पे जाना कम कर दिया, बंद कर दिया, तो इसका मतलब हमने टेरर के हाथ में अपने घुटने टेक दिए। दूसरी बात ये भी है कि बड़े से बड़ा देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, जहाँ पे इंटेलिजेंस, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, चाइना हो, इन सब के पास में कितनी पावर्स हैं, मगर ये भी टेररिज्म को ज़ीरो नहीं कर सकते, उनके ऊपर भी अटैक होते हैं। जब तक हमारे देश के जो दुश्मन हैं वो जिंदा हैं, उनके रास्ते चेंज नहीं होते, ये टेरर की कुछ न कुछ घटनाएं होती रहेंगी, मगर हम अपनी रोज़ की आम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको हम बंद नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी रहेगी। मैं यही बताना चाहूँगा कि भय मत रखिए, मगर सजग रहिए। आप जहाँ भी जाते हैं सोच समझ के जाएं, सजग रहेंगे तो इन सब चीज़ों से बचते भी रहेंगे और टूरिज़्म चलता रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।